ए वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सुप्रभात दोस्तों। वेलकम टू नीडी क्लासेज। नीडी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो अभी हमारा नीडी क्लासेज पे 67 बीपीएससी के लिए क्रैश कोर्स सीरीज चल रहा है और इसमें हमने लूसेंट सीरीज से स्टार्ट किया है। लूसेंट में हमने हिस्ट्री कंप्लीट करा दिया है, साइंस में हमने बायो कंप्लीट करा दिया है और अभी हमारा केमिस्ट्री जो है वो चल रहा है। तो केमिस्ट्री में आज का टॉपिक जो हम लोग करेंगे वो है विलियन, ठीक है, जिसको सॉल्यूशन कहते हैं अंग्रेजी में। तो विलयन क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण है जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलेय और विलायक। अब विलेय किसको कहते हैं? तो विलेय को सॉल्यूट कहते हैं, विलायक को सॉल्वेंट कहते हैं। कि अपेक्षिक मात्राएं एक निश्चित सीमा तक निरंतर परिवर्तित हो सकती है, उसको विलयन कहते हैं। क्या है? दो से दो अधिक पदार्थ हैं, उसका समांग मिश्रण है और किसी निश्चित टेम्परेचर पर, कोई एक गिवन टेम्परेचर पे क्या हो रहा है? सॉल्वेंट और सॉल्यूट, उनका जो अपेक्षिक मात्रा है, रिलेटिव जो क्वांटिटी है, वो उसमें अगर परिवर्तित हो सकती है तो वो क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। अब किसी विलयन में जो विलेय है, ठीक है, जिसको सॉल्यूट कहते हैं, तो उसके कणों की त्रिज्या, जिसको रेडियस कहते हैं, 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से भी कम होती है। सोचिए कितना छोटा है। अतः इन कणों को सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी नहीं देखा जा सकता है, माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं। अब विलयन जो है अस्थायी एवं पारदर्शक होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, और अस्थायी होगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पॉइंट ये। अब विलेय और विलायक, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। विलयन में जो पदार्थ अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होता है, जो ज्यादा है उसको सॉल्वेंट कहेंगे, विलायक कहेंगे। जो कम मात्रा में है उसे विलेय कहेंगे। आसान है याद करना। जिस विलायक का डाई इलेक्ट्रिक नियतांक, ठीक है, जितना अधिक होता है वह उतना ही अच्छा विलायक माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद करने। जिस भी सॉल्वेंट का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा वो उतना ही अच्छा सॉल्वेंट है। जल का डाई इलेक्ट्रिक नियतांक का मान अधिक होने के कारण इसे सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है, ठीक है। अब विलयन के प्रकार हम लोग देख लेंगे कि कौन कौन से हैं। तो ठोस में ठोस का भी विलयन हो सकता है, जैसे पीतल हो गया। तो पीतल क्या है? तांबा में जसता है, ठीक है। कॉपर और जिंक से क्या बनता है? आपका पीतल बन जाता है और उससे क्या होता है? ये ठोस में ठोस का विलयन है, जिसको एलॉय कहते हैं। होमोजीनस मिक्सचर होता है ना एलॉय भी। ठोस में द्रव का विलयन, जैसे थैलियम में पारा का विलयन, ठीक है। पारा क्या है? मरकरी है, अर्जेंट उसका हाइड्रोजीरम लिखते हैं। ठोस में गैस का विलयन, जैसे कपूर में वायु का विलयन। अब द्रव में ठोस का विलयन, जैसे पारा में लेड का विलयन, ठीक है। तो लेड आपका क्या है? लेड जिसको प्लम्बम बोलते हैं, पीबी, ये ठोस है और मरकरी द्रव है तो उसका विलयन। द्रव में द्रव का विलयन, जैसे जल में अल्कोहल का विलयन। द्रव में गैस का विलयन, जैसे जल में कार्बन डाइऑक्साइड का विलयन। जो आप सोडा वाटर पीते हैं वो क्या है? द्रव में गैस का विलयन है। अब गैस में ठोस का विलयन, जैसे धुआं हो गया, वायु। अब धुआं में क्या होता है? बहुत सारे एरोसोल्स भी होते हैं, सॉलिड सस्पेंडेड पार्टिकल्स। वायु में आयोडीन का विलयन। अब गैस में द्रव का विलयन, जैसे देखिए कोहरा हो गया, बादल हो गया, अमोनिया गैस। तो ये सब क्या है? गैस है, उसमें वाटर वेपर के ड्रॉपलेट्स होते हैं। और गैस में गैस का विलयन, जैसे वायु। अब वायु में क्या क्या है? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है। तो बहुत सारे गैसेस का से मिलकर क्या बना है? बहुत सारे अलग अलग गैस से मिलकर पूरा आपका एयर बनता है। अब विलायक का उपयोग क्या है ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो विलायक का उपयोग होता है औषधि के निर्माण में, निर्जल धुलाई में, ठीक है। जैसे मान लीजिए बिना जल के अगर आपको धुलाई करना है, जैसे पेट्रोलियम से धुलाई करना है, बेंजीन से धुलाई करना है, ईथर से, तो उसका प्रयोग है। इत्र निर्माण में, सेंट के निर्माण में, अनेक प्रकार के पेय एवं खाद्य पदार्थों के निर्माण में आपका सॉल्वेंट का प्रयोग है। अब 3 प्रकार के जो है हमारे सॉल्यूशन बनता है, विलयन बनता है। कौन कौन है? एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसको संतृप्त विलयन कहते हैं। किसी निश्चित ताप पर बना ऐसा विलयन जिसमें अब विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुली हुई हो, संतृप्त विलयन। अब मान लीजिए पानी है, अब पानी और चीनी का आप लोग शरबत बना रहे हैं, तो इसमें आप चीनी डालते जाइए, चीनी डालते जाइए, देखेंगे कि कुछ समय बाद क्या आएगा, एक ऐसा समय आएगा अब इसमें चीनी डालेंगे तो वो नहीं घुलेगा। तो वैसी मात्रा जिसके बाद अब ना घुले, ठीक है, तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहला जाए। मतलब पदार्थ की अधिकतम मात्रा अब घुल चुकी है उसमें। असंतृप्त विलयन ठीक उसके उल्टा, किसी निश्चित ताप पर ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा घुल सकती है। अनसैचुरेटेड, जैसे मान लीजिए कि इसमें शरबत है, उसमें अभी चीनी कम ही डाले हैं तो उसमें और चीनी घुल सकती है, अनसैचुरेटेड है वो। अति संतृप्त, सुपर सैचुरेटेड, जैसा कि नाम से ही आप लोग देखेंगे, ऐसा संतृप्त विलयन जिसमें विलेय की मात्रा उस विलयन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक विलेय की मात्रा से अधिक घुली हुई हो।
मतलब सैचुरेटेड से भी ज़्यादा उसमें अगर घुला दिया जाए किसी भी प्रकार से, जैसे चम्मच से उसको बार बार हिला के या गर्म करके उसमें घुला दिया जाए, तो वो सुपर सैचुरेटेड विलयन है। अब विलेयता क्या है? सॉल्युबिलिटी। अब किसी निश्चित ताप पर, दाब पर 100 ग्राम विलायक में, विलायक क्या है आपका? सॉल्वेंट है, में घुलने वाली विलेय की मात्रा, किसकी? विलेय की, सॉल्यूट की अधिकतम मात्रा को उस विलेय पदार्थ की विलेयता कहते हैं। इसको सॉल्युबिलिटी कहते हैं। तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा? सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट इंटू 100 हम लोग कह सकते हैं। विलेय की मात्रा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखेंगे किसी पदार्थ की विलायक में विलेयता विलायक तथा विलेय की प्रकृति पर, ताप पर भी और दाब पर भी। अब देखिए, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, नेचर पे भी डिपेंड करेगा, कैसा सॉल्वेंट है, कैसा सॉल्यूट है, कैसा टेम्परेचर। जैसे अगर देखिए टेम्परेचर बढ़ा देने पे और सॉल्युबिलिटी बढ़ जाता है और ज़्यादा चीज़ घुलने लगेगा। वैसे ही प्रेशर का भी पे भी डिपेंड करेगा ये, कि ज़्यादा प्रेशर अगर आप बढ़ा दीजिएगा तो क्या होगा, कम प्रेशर कर दीजिएगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ता घटता है। तो अब हम लोग देखेंगे विलेयता पर ताप का प्रभाव, टेम्परेचर का प्रभाव क्या है। सामान्यतः ठोस पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ाने से बढ़ती है, कुछ ठोस पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ाने से घटती है। जैसे अब देखिए, साधारणतः तो बढ़ेगी ठोस पदार्थों की विलेयता, लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिसकी विलेयता ताप बढ़ाने से घटती है, जैसे सोडियम सल्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम नाइट्रेट आदि। किसी द्रव में गैस की विलेयता ताप बढ़ने से घटती है। तो आप लोग याद रखिए कि ठोस पदार्थों का के लिए क्या है, कुछ ठोस पदार्थों के लिए क्या है, और द्रव में गैस की विलेयता में का टेम्परेचर से क्या रिलेशन है। अब प्रेशर का क्या प्रभाव है सॉल्युबिलिटी का, ये देखते हैं हम लोग। तो दाब बढ़ाने पर द्रव में गैस की विलेयता बढ़ जाती है। कोई भी लिक्विड है, अब लिक्विड में आपको गैस को घुलाना है, जैसे CO2 को घुलाना है, तो इसीलिए प्रेशराइज बोलते हैं ना, प्रेशर बढ़ाने पर ज़्यादा CO2 घुल जाएगा। अगर आप प्रेशर नहीं बढ़ाएंगे तो नहीं घुल पाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, विलयन का सांद्रण जिसको कहते हैं। किसी विलायक या विलयन की इकाई मात्रा में, यूनिट मास में उपस्थित विलेय की मात्रा को विलयन का सांद्रण कहते हैं। ठीक है, जिस विलयन में विलेय की पर्याप्त मात्रा घुली रहती है उसे सांद्र विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है, और जिसमें विलेय की मात्रा कम घुली रहती है उसे तनु विलयन कहा जाता है। ठीक है, सभी तनु विलयन असंतृप्त विलयन होते हैं। ठीक है, अनसैचुरेटेड होते हैं। जो विलयन जितना ही अधिक तनु होता है वह उतना ही अधिक असंतृप्त होता है। समझ में आ गया होगा आपको। अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्पर्सन, जिसको परिक्षेपण कहते हैं। जब किसी पदार्थ के कण, परमाणु, अणु या आयन, तीनों है, एटम, मॉलिक्यूल या आयन, दूसरे पदार्थों के कणों के इर्द गिर्द छितरा दिए जाते हैं तो यह क्रिया परिक्षेपण कहलाती है। और पहले पदार्थ को परिक्षेपित पदार्थ और दूसरे को परिक्षेपण माध्यम कहा जाता है। अब क्या है कि एक पदार्थ का एटम्स जो है दूसरे पदार्थ के चारों तरफ अगर छितरा दिया जाए, या एक पदार्थ का अणु दूसरे पदार्थ के चारों तरफ, अणु के चारों तरफ छितरा दिया जाए, या एक पदार्थ का आयन दूसरे के आयन के आगे छितरा दिया जाए, तो ये क्या कहलाएगा, डिस्पर्सन कहलाएगा। एक पदार्थ परिक्षेपित पदार्थ, जिसके आगे छितरा दिया गया उसको परिक्षेपित पदार्थ, और दूसरे को परिक्षेपण माध्यम कहा गया। और इसके फलस्वरूप दो प्रकार के पदार्थ बनते हैं। कौन कौन? एक होगा विषमांग पदार्थ, जिसको निलंबन एवं कोलॉइड भी बोलते हैं, और दूसरा समांग पदार्थ जिसको वास्तविक विलयन कहते हैं। तो कोलॉइड्स, आप लोग कोलॉइड सॉल्यूशन के बारे में सुने होंगे, वही ये कोलॉइड है। ठीक है, निलंबन एवं कोलॉइड कहलाता है, और दूसरा समांग पदार्थ जिसको वास्तविक विलयन भी कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे निलंबन या सस्पेंशन के बारे में। ठीक है, अब निलंबन और सस्पेंशन क्या होता है तो इसके बारे में पढ़ना है। जैसे कोलॉइड के बारे में भी पढ़ना है, निलंबन के भी बारे में पढ़ना है। ये सब डिस्पर्सन के ही प्रकार हैं। तो इसमें परिक्षेपित कणों का आकार, जो भी आगे कण जो आए हैं, जो कि एटम्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं या जो आयंस हैं, 10⁻³ सेंटीमीटर से 10⁻³ सेंटीमीटर या इससे अधिक होता है। तो अगर ऐसा होगा तो ये सस्पेंशन कहलाएगा, और इन्हें आंखों से देखा जा सकता है। इसके कण छन्ना पत्र के आर पार लेकिन नहीं जाएंगे। पदार्थ जो हैं वो दिख जाएंगे लेकिन आर पार नहीं होंगे। ये अस्थायी होते हैं तथा इनके कणों में परिक्षेपण माध्यम से अलग हो जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। उदाहरण, नदी का गंदा पानी, वायु में धुआं आदि। अब कोलॉइड क्या है? इसमें परिक्षेपित कणों का आकार थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, -5 सेंटीमीटर 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के बीच होता है। इसके कणों को नुग्न आंख, मतलब थोड़ा और छोटा हो जाएगा ये कोलॉइड का, माफ कीजिएगा, और छोटा हो जाएगा। 10⁻⁵ और छोटा है 10⁻⁷, तो और छोटा, और इसको नग्न आंखों से देखा नहीं जाएगा, छानने की तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन इसको माइक्रोस्कोप की सहायता से आप देख सकते हैं, और इसके कण छन्ना पत्र के आर पार आ जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन चर्म पत्र से नहीं निकल पाएंगे। ठीक है,
इसके कणों में परिक्षेपण माध्यम से अलग हो जाने की बहुत कम प्रवृत्ति पाई जाती है। अब जैसे दूध है, गोंद है, रक्त है, स्याही, ये सब कोलॉइड्स हैं। अब कोलॉइड के विभिन्न प्रकार क्या क्या हैं ये हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो कोलॉइड के विभिन्न प्रकार देखिए, जैसे कोलॉइड का विभिन्न प्रकार क्या है एक बार हम लोग देखें, तो हम लोग देखेंगे कोलॉइड के विभिन्न प्रकार। अब विभिन्न प्रकार में पहला प्रकार है सोल। वैसा कोलॉइड जिसमें ठोस कण द्रव में परिक्षेपित होते हैं उसे सोल कहा जाता है। परिक्षेपित का अर्थ होता है डिस्पर्स्ड। ठीक है, तो वैसा इसमें सॉलिड पार्टिकल्स अगर लिक्विड में अगर डिस्पर्स्ड हैं तो उनको सोल कहा जाता है। रबर के दस्तानों का निर्माण विद्युत लेपन द्वारा रबर सोल से किया जाता है। तो रबर सोल जो रहता है वो क्या रहता है, लिक्विड का लेयर रहता है, उसमें सॉलिड पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड रहते हैं और उसी में रबर का ग्लव्स अगर बनाते हैं तो वैसा ही रबर के सोल से किया जाता है। अब दूसरा है जेल। वैसा कोलॉइड जिसमें ठोस कण द्रव में समान रूप से परिक्षेपित तो होते हैं पर उनमें फ्लो नहीं होता है, प्रवाहता नहीं होती, तो उसे जेल कहते हैं। ठीक है, इसमें फ्लो नहीं होता है। देखिए सोल और जेल में अंतर यही है कि सोल में फ्लो है और जेल में फ्लो नहीं है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, जेली और जिलेटिन। अब तीसरा है एरोसोल। कोलॉइड का ये प्रकार है, किसी गैस में द्रव या ठोस कणों का परिक्षेपण एरोसोल कहलाता है। अब देखिए, अब सोल और जेल में क्या था, उसमें लिक्विड या द्रव में ठोस कणों का परिक्षेपण था और इसमें क्या है, किसी गैस में। तो कोई गैस में अगर ठोस कणों का परिक्षेपण है तो वो एरोसोल है। जब परिक्षेपित कण ठोस होता है तो इसे एरोसोल का धुआं स्मोक कहा जाता है और जब परिक्षेपित पदार्थ द्रव होता है तो उसे एरोसोल का कोहरा कहा जाता है। तो इसमें क्या है कि गैस में सॉलिड या लिक्विड पार्टिकल्स दोनों हो सकता है, वो डिस्पर्स्ड हैं। अगर सॉलिड पार्टिकल्स है तो उसको स्मोक कहेंगे और लिक्विड पार्टिकल्स है तो उसको कोहरा कहेंगे, फॉग कहेंगे। समझ में आया। अब नोट एक दिया हुआ है, जब परिक्षेपण का माध्यम जल, अल्कोहल एवं बेंजीन हो तो कोलॉइडों को क्रमशः, अब माध्यम अगर जल है तो हाइड्रोसोल कहेंगे, अल्कोहल है तो अल्कोहल कहेंगे और बेंजीन है तो बेंजोसोल कहेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे पायस, जिसको अंग्रेजी में इमल्सन कहते हैं। जब किसी कोलॉइड में एक द्रव के सारे कण दूसरे द्रव के सारे कणों में परिक्षेपित हो जाते हैं लेकिन घुलते नहीं है तो इसे कोलॉइड को पायस कहते हैं। अभी होता क्या है, दो द्रव आप आपस में मिलाए तो उसमें क्या हुआ कि एक द्रव का सारा मॉलिक्यूल्स दूसरे द्रव के सारे मॉलिक्यूल से डिस्पर्स्ड हो गया, डिस्पर्स्ड हुआ है, परिक्षेपित हो गया है, लेकिन क्या हुआ है, घुला नहीं है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको इमल्सन कहते हैं। और इमल्सन बनाने की प्रक्रिया जो है, पायस बनाने की प्रक्रिया को पायसीकरण, इमल्सिफिकेशन कहते हैं। अब दूध एक प्राकृतिक पायस है, नेचुरल इमल्सन है दूध, जबकि पेंट एक कृत्रिम पायस है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ देता है। अब कॉड लीवर तेल, जो मछली के लीवर से जो तेल बनाया जाता है जिसमें जल के कण तेल में परिक्षेपित होते हैं, यह भी एक इमल्सन का उदाहरण है। तो आप लोग एग्जाम्पल देख लीजिएगा, एग्जाम्पल डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। सबसे बड़े पैमाने पर पायसीकारक के रूप में साबुन और डिटर्जेंट का प्रयोग किया जाता है। इनकी पायसीकरण की प्रकृति कपड़ों को धोने में सहायता करती है। अब आप कपड़ा धोएंगे तो जो भी कपड़ा धोने वाला साबुन होता है ये, तो वो क्या करता है, वहाँ जितने भी मैल के कण होते हैं वो क्या डिटर्जेंट में परिक्षेपित हो जाते हैं और उसके साथ ही बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ इमल्सिफिकेशन ही काम करता है। पायसीकारकों का प्रयोग अयस्कों के सांद्रण में भी किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग झाग के बारे में पढ़ेंगे, फोम के बारे में। तो द्रव में गैस का परिक्षेपण झाग कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछ देगा। अगर मान लीजिए कोई द्रव है उसमें अगर गैस परिक्षेपित है तो वो झाग है और ये साबुन से उत्पन्न होता है। अब हम लोग वास्तविक विलयन पढ़ेंगे जिसको ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। इनके कण आणविक आकार वाले होते हैं, अर्थात इनके कणों का आकार 10⁻⁻7 से 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होता है और इसके कण छन्ना पत्र के आर पार आसानी से आ जा सकते हैं, मतलब छन्ने से छाने नहीं जाएंगे, आर पार हो जाएंगे। ये सबसे अस्थायी एवं पारदर्शक होता है, ये आंख तथा सूक्ष्मदर्शी से दिखाई नहीं देते हैं। तो ये ट्रू सॉल्यूशन हो गया। अब हम लोग डायलिसिस पढ़ेंगे जिसको हिंदी में अपोहन कहते हैं। कोलाइडी विलयन को वास्तविक विलयन से पृथक करने की प्रक्रिया, जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उसको अगर हम लोग ट्रू सॉल्यूशन से अलग करना चाहें तो हमको डायलिसिस करना पड़ेगा, अपोहन करना पड़ेगा। अर्थात इस विधि द्वारा कोलाइडी विलयन को शुद्ध किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछ देता है कि किस प्रक्रिया से शुद्ध किया जाता है, डायलिसिस हो गया। अब हम लोग ब्राउनियन मूवमेंट पढ़ेंगे। ये क्या है, कोलाइडी विलयन के कण लगातार इधर उधर भागते रहते हैं। अब कोलाइड जो विलयन है उसके कण इधर उधर भागते रहेंगे, उसको हम लोग ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। अब यह गति कोलाइड कणों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है,
कण जितने ही सूक्ष्म होते हैं तथा माध्यम की संयंता जितनी कम होती है, ताप जितना ही अधिक होता है, यह गति उतनी ही तेज होती है। अब ताप बढ़ा देंगे तो गति क्या होगा, बढ़ जाएगी। ठीक है। दूसरा, अगर पार्टिकल्स जितने छोटे होंगे वो उतने ही ज़्यादा तेजी से भागेंगे। ठीक है। जो मीडियम है, मीडियम में का अगर विस्कोसिटी कम है तो पार्टिकल्स और तेजी से मतलब भागेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे अस्कंदन, जिसको कोएगुलेशन कहते हैं। जब कोलाइडी विलयन में कोई विद्युत अपघट्ट मिलाते हैं तो कोलाइडी कणों का आवेश उदासीन हो जाता है और उसका अवक्षेपण हो जाता है, इसे अस्कंदन को कहते हैं। अब कोई भी कोलाइड सॉल्यूशन है, उसमें अगर मान लीजिए कोई भी आप इलेक्ट्रिकल चार्ज मिला देते हैं तो जो कोलाइडल पार्टिकल्स है उसका जो है वो क्या होता है, न्यूट्रल हो जाएंगे। ठीक है, इसको कोएगुलेशन कहते हैं। अब हम लोग ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन के में अंतर हम लोग पढ़ेंगे और ये अंतर पूछ देता है तो ये क्या होता है। वास्तविक विलयन में पदार्थ के कणों का आकार 10⁻⁻7 से कम रहता है, इसका डायमीटर जिसको व्यास कहते हैं। कोलाइड विलयन में पदार्थ के कणों का आकार 10⁻⁻ सेंटीमीटर से 10⁻⁻ सेंटीमीटर के बीच रहता है। इस पदार्थ के कण हर अवस्था में अदृश्य रहते हैं। कोलाइडी कणों से उत्पन्न प्रकाश प्रकीर्णन को अल्ट्रा माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जा सकता है। ये माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखेंगे लेकिन ये दिख जाएंगे। इसमें पदार्थ का कण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करते हैं। किसमें, ट्रू सॉल्यूशन में ये कण प्रकाश का प्रकीर्णन करेंगे। इस विलयन का परासरणी दाब अधिक होता है, इसका परासरणी दाब अपेक्षाकृत कम होता है। यह समांग तथा एकांगी प्रावस्था वाला होता है। कौन सा, ट्रू सॉल्यूशन। ये विषमांग तथा दूर प्रावस्था वाला होता है। ये हेट्रोजीनस होता है, ये होमोजीनस होता है। ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन। अब हम लोग पढ़ेंगे टिंडल प्रभाव, जिसको टाइंडल इफेक्ट कहते हैं। ये क्या है, जब किसी कोलाइडी विलयन में तीव्र प्रकाश गुजारते हैं और इसके लंबवत रखे सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो कोलाइडी कण काली पृष्ठभूमि में अल्पीन की नोक की भांति चमकने लगती है। अब होता क्या है कि जब भी आप कोई भी कोलाइडल सॉल्यूशन लें और उसमें क्या करें कि आप एक लाइट पास कराएं उससे, तो उसमें जो कोलाइडल पार्टिकल्स है वो एक पिन के टाइप में दिखाई देगी। ठीक है, पिन की नोक के जैसी दिखाई देगी और इसे ही टिंडल इफेक्ट कहते हैं। टिंडल प्रभाव का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है। अब हम लोग बफर विलयन या बफर सॉल्यूशन पढ़ लेंगे। वह विलयन जो कि अम्ल या क्षार की साधारण मात्राओं को अपनी प्रभावी अम्लता या क्षारता में पर्याप्त परिवर्तन किए बिना अवशोषित कर लेता है, इसे बफर विलयन कहते हैं। इसका मतलब है कि ऐसा एक सॉल्यूशन जो कि मान लीजिए जिसमें एसिड या बेस अगर आप डालते हैं, ठीक है, तो उसके एसिड बेस डालने से उसमें ज़्यादा फर्क ना पड़े, ठीक है, उसकी प्रभावी अम्लता या क्षारता में परिवर्तन किए बिना ही उसको अवशोषित कर ले, तो उसको बफर विलयन कहते हैं। जैसे सोडियम एसीटेट या तथा एसिटिक अम्ल जो है, एसिटिक एसिड जो है आपका, एसिटिक एसिड क्या हो गया, सोडियम एसीटेट और एसिटिक एसिड हो गया। एसिटिक एसिड आपको इथेनोइक एसिड को बोलते हैं CH3COOH, ठीक है, इसको एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। तो सोडियम एसीटेट तथा एसिटिक एसिड जो होता है उसका मिश्रण एक प्रभावी बफर है जब उसे पानी में विलीन किया जाता है। अब एक टेबल है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है ये डायरेक्ट पूछ देता है। अब सूचक है, मतलब इंडिकेटर्स हैं एसिड सॉल्यूशन के, बेसीय सॉल्यूशन के और न्यूट्रल सॉल्यूशन के, अम्लीय विलयन, क्षारीय विलयन, उदासीय विलयन के। तो पूछता है मिथाइल ऑरेंज, तो अगर आप कोई भी एसिड सॉल्यूशन रहे तो मिथाइल ऑरेंज क्या करेगा, उसको गुलाबी कर देगा। और लिटमस क्या करेगा, तो ये लाल को लाल कर देगा, अम्लीय विलयन, ठीक है। लिटमस पेपर को ब्लू को क्या कर देता है, रेड कर देता है। फिनोप्थलीन क्या करता है, अगर फिनोप्थलीन मिलाए तो एसिड विलयन को रंगहीन कर देगा। ऐसा ही क्षारीय विलयन क्या करेगा, मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देगा, रेड को नीला कर देगा, रेड लिटमस को नीला कर देता है, और फिनोप्थलीन जो है अगर डालेंगे क्षारीय विलयन में तो गुलाबी कर देगा। मतलब सिंपल है कि अगर आप एक विलयन का सॉल्यूशन लेते हैं, मान लीजिए कोई, अब मान लीजिए एसिडिक सॉल्यूशन है, तो इसमें ये तीनों इंडिकेटर्स है, टेस्ट करना है। अगर आपको देखना है कि एसिडिक है, न्यूट्रल है, तो आप लोग ये इंडिकेटर्स का यूज करेंगे। वैसे ही उदासी विलयन क्या करेगा, मिथाइल ऑरेंज में अगर न्यूट्रल सॉल्यूशन है तो जैसे ही आप मिथाइल डालेंगे, ऑरेंज डालेंगे तो ये नारंगी रंग का हो जाएगा। अगर लिटमस डालेंगे तो वो बैगनी रंग का हो, अब फिनोप्थलीन डालेंगे तो ये रंगहीन हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ हमारा जो है विलयन भी कंप्लीट हो जाता है। और फिर अगले जो वीडियो जाएंगे हमारे, उसमें हम अगला नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। और आप लोग जो है कंटिन्यू वीडियो जा रहे हैं नीडी क्लासेस चैनल पे हमारे क्रैश कोर्स सीरीज में, तो आप लोग हिस्ट्री के भी वीडियोज अपलोड हो चुके हैं और ये साइंस में बायोलॉजी के वीडियो अपलोड हो चुके हैं, केमिस्ट्री के वीडियोज लगातार आ रहे हैं। तो आप लोग हमारे साथ जुड़ें, नीडी क्लासेस चैनल पर आएँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोज को लगातार देखें, क्योंकि 100% आपका सिलेबस कवर करा देगा BPSC और CDPO का। और साथ में और ये क्या कराएगा,
बीपीएससी और सीडीपीओ का तो करा ही दे रहा है ये, साथ में और क्या करा रहा है, तो साथ में जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं, कौन, बिहार दरोगा का हो गया, यूपी दरोगा हो गया, आपका एसएससी हो गया, एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, ठीक है, यूपी पीसीएस हो गया, एमपी पीएससी हो गया, आपका उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, और जितने भी जीके जीएस वाले हो गए सबके लिए ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? इसका कारण है कि हम लोग इसमें लूसेंट और घटना चक्र अच्छे से कवर करा रहे हैं, करंट अफेयर्स के मैगजीन्स कवर करा रहे हैं, बजट करा रहे हैं, कहाँ का, बिहार का भी, इंडिया का भी। उसके बाद हम लोग क्या करा रहे हैं, फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट करा रहे हैं, जो नया वाला रिपोर्ट आया है आपका 2021 का। उसके बाद और हम लोग क्या क्या करा रहे हैं, 30 मॉक टेस्ट करा दे रहे हैं। 30 मॉक बहुत होता है, 30 मॉक का मतलब हो गया एक मॉक में 150 क्वेश्चन, तो 4500 क्वेश्चन आपके आंख के सामने से गुजरेगा। लास्ट 3 ईयर्स का पेपर करा रहे हैं, 66वीं, 65वीं और 64वीं बीपीएससी का डिटेल्ड। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप नीडी क्लासेस चैनल पर जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे हर वीडियोज को देखते रहें। वीडियोज पसंद आए तो लाइक करें और अपना कीमती कमेंट कमेंट बॉक्स में दें। तो फिर अगले वीडियोज में फिर आपसे मिलेंगे हम, तब तक के लिए धन्यवाद।